चैप्टर 1 to 17 ये एकदम जो मेन बुक के जो मेन कंटेंट्स हैं तो वो चीज़ दी गई है। एंड लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दैट फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड द डेफिनेशन इज गिवन। डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू others to achieve the goals of the organization, and it has to coordinate the activities of 4 M's like man, money, material and machinery in such a way that the objectives of the organization can be achieved easily. तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इजी। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड, मतलब हर मैनेजमेंट जो होता है उसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, गोल होता है जिसको अचीव करना है। सेकंड होता है ऑल परवेसिव, दैट मीन्स मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसके जो फंक्शंस हैं हर डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। ओके, इट हैज़ ए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, राइट। थर्ड में इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ नॉट ए वन टाइम जॉब, ये बार बार करना होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन आफ्टर टीम वर्क, मैनेजमेंट एक टीम वर्क है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं एंड वो सारे एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, देन ओनली यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट का जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ डायनामिक फंक्शन, फ्लेक्सिबल। डायनामिक मीन्स फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो सारे काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं एंड दे चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट और कंडीशंस, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेशन, तो ये तो एग्ज़ाम में ऑलवेज कॉमन क्वेश्चन है, आते ही आते हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लक्ष्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं, लाइक टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू ग्रो एंड एक्सपैंड द बिजनेस, लाइक दैट। एंड सोशल में सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक टू यूज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, to help the weaker and poor sections of the people, to open schools, orphanages, old age homes, like that. एंड थर्ड जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, उसके अंदर टू पे फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, टू क्रिएट बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द एम्प्लॉयज़, तो ये सब आ गई। सो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक्चुअली 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज इट हेल्प्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, it creates dynamic organization and environment for the development of the employees and to help raise the standard of living of the society. ओके, और इसके बाद भी और भी 2 4 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो कि वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। वाई मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड एन आर्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। एन आर्ट इज़ अ स्किल और टैलेंट ऑफ ए पर्सन टू डू ए पर्टिकुलर वर्क, एंड आर्ट इज़ जनरली बॉर्न and but it can be improved by regular practice. But management is also regarded as an art. Why? Because it requires theoretical knowledge, it has some basic principles which are applicable to art, and it also needs practice and creativity. Okay, so that is why management is called an art. The next question is why management is called a science. मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है? सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंट्स। एंड व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस? बिकॉज इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ओके। and as science is also based on experiments, management is also based on experiments, इसके जो principles हैं वो सारे proved है, right? And science has a universal application, that means पूरे universe में science
को हम लोग अप्लाई करते हैं, इन द सेम वे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस हैं, दे आर ऑल्सो यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ वाई वी से दैट कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव होता है. ठीक है. Okay friends, why management is called an art, why it is called a science, now why management is called a profession. सबसे पहले profession क्या है? Profession is a the work done by the professionals. Professionals के कुछ characteristics हैं. What are those? It is a well defined body of knowledge, and similarly management has also some of the body of knowledge. Then secondly, professional associations regulate the professionals. जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को कवर करती है, रेगुलेट करती है. लाइक दैट IIAM जो होती है, दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट. So and that's why it is called a profession. Then the main of the profession is to serve the society, and similarly all the managers have also one of the objective to serve the society. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये थोड़ा सा इजी है. एज वी नो देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल. टॉप लेवल में कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन, एग्जीक्यूटिव्स, ये सब होते हैं. दे जनरली टेक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस एंड ऑल दैट. मिडिल लेवल में सब सुपरवाइजर्स, ऑफिसर्स, ये सब कैटेगरी होती है. जनरली इनका काम होता है कि जो भी ऑर्डर्स मिले इनको एग्जीक्यूट करवाना. एंड जो बॉटम लेवल में होते हैं दे आर ऑल एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, स्टाफ्स. तो इनका काम है जस्ट ऑर्डर को फॉलो करना. जो जो उनके सुपरवाइज़र हैं, ऑफिसर्स हैं, जो उनको ऑर्डर करेंगे उस तरीके से उसका काम को फिनिश करना. ओके, सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes or combines the activities of different departments in an organization, right? It is the force which binds the activities of all the departments, and coordination is also known as the essence of management. ठीक है, तो हर एक्टिविटीज़ को, हर डिपार्टमेंट को कंबाइन करना, उनके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, सो दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. इसके मेन फीचर्स क्या हैं? इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. Integrates means combines. Then it is a continuous and ongoing process. It is a pervasive function. It is applicable to all types of organization, and it is a deliberate management function. मतलब ये आप managers कर भी सकते हैं, इसको नहीं भी कर सकते हैं. It's a deliberate process, and it is a function of every manager. हर manager ये function मतलब करना ही करना है, बिकॉज बिना कोऑर्डिनेशन के वो कोई भी काम नहीं करवा पाएगा अपने एम्प्लॉयज़ से, राइट? सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. ओके फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इसका मीनिंग सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है. जनरली कॉमन लैंग्वेज में दीज आर एसेंशियल गाइडलाइंस. कुछ गाइडलाइंस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को फॉलो करना है, एंड दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. नाउ टेलर नाम के एक फिलोसोफर थे जिन्होंने एक्चुअली फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक होना चाहिए. ठीक है. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. ठीक है. कोई भी वर्क को करने के पहले उसको अच्छे से एनालाइज करें, एंड देन ओनली वी शुड स्टार्ट द वर्क. तो टेलर ने कुछ एक प्रिंसिपल्स, उसके 4 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जैसे साइंस नॉट ए थंब रूल, मतलब जैसे पहले बोला जाता था कि आइदर करो या मरो, डू और डाई, तो वो उन्होंने चेंज किया. उन्होंने साइंस को इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को डू और डाई सिचुएशन में रखा जाए, उनको साइंटिफिकली काम करवाना चाहिए. देन हार्मनी होनी चाहिए, मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए. देन थर्ड में कोऑपरेशन, बढ़िया कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ के बीच में, डिपार्टमेंट्स के अंदर, लाइक दैट.
एंड लास्टली ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग और उनका ग्रोथ डेवलपमेंट, ये चीज़ें मैनेजमेंट को देखनी चाहिए, राइट। नाउ फ्रेंड्स, कुछ टेक्निक्स हैं जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में डिस्क्राइब किए हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली दो टेक्निक्स हैं, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क और एक है वर्क स्टडीज़। तो हम लोग काम को कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके लिए जनरली वी यूज़ 5 मेथड, सॉरी। पहला मेथड है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग द वर्क इज़ रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। मोशन स्टडी में हम लोग डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय एंड इक्विपमेंट्स, उनका मोशन किस तरीके से होगा, ठीक है। टाइम स्टडी में होता है कि लाइक व्हाट टाइम शुड बी कंज्यूम्ड बाय एन एम्प्लॉय टू डू ए पर्टिकुलर जॉब। और फैटिक स्टडी में क्या होता है कि टायर्डनेस, मेंटल रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं, जब हम लोग कोई रूटीनियस काम करते हैं तो मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, तो उसको स्टडी करना एंड अकॉर्डिंगली वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एंड लास्टली इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, मेथड है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, लाइक एफिशिएंट एम्प्लॉयज शुड बी रिवॉर्डेड, ठीक है। जो काम अच्छे से करता है, जल्दी करता है, उसको अवार्ड रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए, फाइन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं दैट एंड दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी पॉपुलर, और वो है फायोल का, ठीक है। फायोल ने 14 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, ठीक है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, then authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, interest, remuneration, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability, initiative and spirit de corps. तो ये 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, राइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे कुछ दो डिफरेंसेस हैं, 2-3 डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कोई एक बॉस से ऑलवेज इंस्ट्रक्शंस मिलना चाहिए सबॉर्डिनेट्स को, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दैट मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन सिंगल बॉस। एंड वैसे ही फायल प्रिंसिपल एंड टेलर प्रिंसिपल, इन दोनों का डिफरेंसेस काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड जो थर्ड डिफरेंस है वो है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का। तो ये भी काफ़ी टाइम बार बार एग्जाम्स में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हर बच्चे को ये चीज़ लर्न करनी है, समझनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लानिंग का डेफिनेशन, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर। It determines what to do, how to do a particular task or work. Okay, so it involves setting objectives and developing ways to achieve those objectives. तो ये हो गया प्लानिंग का मीनिंग। इसका इम्पोर्टेंस, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है कि किस तरीके से जाना है। इट रिड्यूसेस अनसर्टनिटीज, जो फ्यूचर इज अनसर्टन एज वी नो दैट, एंड ये अनसर्टनिटी को कम करता है। इट रिड्यूसेस वेस्टेजेस, ठीक है, वेरी सिंपल। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है प्लानिंग, बिकॉज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हम लोग डिसीजन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एंड द फिफ्थ वन इज सेटिंग स्टैंडर्ड्स, कोई भी काम को करने का स्टैंडर्ड सेट करता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट फीचर इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट, दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड, primary function of management is planning, like management starts with planning. This is the foremost function of management. Okay friends, इसका थर्ड फीचर ऑफ प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, परवेसिव क्या होता है। एंड उसके बाद कंटिन्यूस, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स नॉट ए वन टाइम प्रोसेस। मैनेजमेंट को सिर्फ एक बार प्लानिंग नहीं करनी है, बार बार एवरी मंथ एवरी ईयर प्लानिंग करनी होती है। एंड इट इज़ जनरली ए फ्यूचरिस्टिक एक्शन, क्योंकि वी आर डिसाइडिंग द फ्यूचर इन एडवांस।
So that's why it is futuristic in nature, and it's a mental function. मतलब it requires the intelligence, the IQ, the skill, the mental capabilities of managers, right? इसके limitations देख लेते हैं quickly. It is rigidity. Rigidity means something which is not flexible. ठीक है, प्लानिंग जनरली बहुत रिजिड होता है. ये चेंज लॉन्ग टर्म प्लान्स को तो हम लोग चेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है. एंड इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉय करना पड़ता है प्लानिंग के लिए, तो इट इज़ एक्सपेंसिव. देन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है प्लानिंग करने में. एंड इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है प्लानिंग के लिए. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग करने के टाइम पे हम लोग क्या क्या स्टेप से गुजरते हैं, राइट. फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो सबसे पहले डिसाइड करना है. सेकंड, डेवलपिंग प्रीमाइसेस. नाउ प्रीमाइसेस आर जस्ट फ्यूचर एजम्पशंस. ठीक है, कि क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट. दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. Then identifying the alternative ways. Now we have to find how many ways we can do or achieve that particular objective. Then selecting an alternative, जो सबसे best way वो choose करना है. Then we have to implement the plan and then follow up action. Follow up action में we have to determine whether the work has been done according to the plans, right. तो ये स्टेप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड इसके बाद में जो है दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स. उसके अंदर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीड्योर, मेथड, तो इस तरीके से 5 टाइप ऑफ प्लान्स आर देयर. इसके डेफिनेशंस हैं. और माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में ऑलवेज आते हैं वही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल्स रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट्स देम टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. And in short, organizing is a process which combines the 4 M's, that is man, money, material and machinery, right. Now steps, ये steps काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टेप्स में यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं. डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, काम को डिवाइड करना है. देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब डिपार्टमेंट्स को वर्क को एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ईच वर्कर को जो काम करने वाले हैं उनको ड्यूटीज़ असाइन करना, मतलब देना. एंड देन रिपोर्टिंग. ठीक है, सो इस तरीके से 4 स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाई ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सबसे पहला इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. वर्कर्स को स्पेशलाइजेशन मिलता है. क्लियर रिलेशनशिप होती है एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच में. एंड देयर इज़ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है. देन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, राइट, ये तो इजी पॉइंट है. देन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छा हो सकता है. एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, राइट. ओके फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे 2 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन है. फंक्शनल स्ट्रक्चर है और डिविजनल स्ट्रक्चर है. फंक्शनल स्ट्रक्चर एज द नेम इम्प्लाइज, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जब डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर. देन अगेन इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. एंड डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स जब हम लोग काम को डिवाइड करते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म करती है, चलती है, दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट. फिर इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड फिर इसके डिफरेंसेस भी एग्जाम्स में पूछता है, फंक्शनल एंड डिविजनल का. ओके फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जनरली द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो ए पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है. और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो नहीं करता, उसके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते. जैसे फ्रेंड सर्कल का
जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, कोई क्लब वगैरह है एंड एवरीथिंग, तो वो इनफॉर्मल हो गई। एंड जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑफिसेस हैं, दे जनरली हैव ए फॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो आपको पढ़ने हैं, दैट इज़ अ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एग्ज़ाम्स में फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों का डिफरेंसेस भी पूछता है, जो भी मैंने लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम रिक्वायर्ड अथॉरिटी टू डू इट, और in other words delegation is transfer of authority from a superior to a junior. Okay, it enables a manager to use his time on high priority activities, right? तो ये delegation हो गया, that is simple words में transferring the authority. Now इसके तीन elements होते हैं डेलीगेशन के: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, एंड इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी पूछ सकता है। देन वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन क्यों करते हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, बढ़िया मैनेजमेंट होती है। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छा होता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है, राइट, एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इट हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है स्टाफिंग, राइट। स्टाफिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट मैन एट द राइट पोस्ट, राइट। इन अदर वर्ड्स, it is a process of recruiting, selecting and training the employees to fill the various vacancies in the organization, right? इसके बाद में why it is important, इसमें 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो जैसे इट हेल्प्स इन कॉम्पिटेंट पर्सनस टू गेट द कॉम्पिटेंट पर्सनस, अच्छे पर्सनस मिल जाते हैं। एंड इट हेल्प्स टू पुट द राइट मैन एट द राइट पोस्ट, इट एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इट इम्प्रूव्स द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, सो लाइक दैट। तो इस तरीके से आप इसके इंपॉर्टेंस डिस्क्राइब कर सकते हो। देन वी हैव स्टेप्स। स्टाफिंग में क्या स्टेप्स हैं? पहले, सबसे पहले एस्टिमेटेड मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि कितनी ज़रूरत है मैन पावर की। देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। देन सिलेक्शन प्रोसेस, देन प्लेसमेंट एंड लास्टली ट्रेनिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं स्टाफिंग के। सो उसके अंदर यहाँ पे देखिए, रिक्रूटमेंट से स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड अट्रैक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये रिक्रूटमेंट हो गया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन रिक्रूट। तो यहाँ पे 2 सोर्सेस हैं, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज क्या क्या है? यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, ठीक है, ये हो गया इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्सेज में काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट से आप कैंडिडेट्स को आप कॉल कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कॉल कर सकते हो, प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सोर्सेस हैं एक्सटर्नल में। देन इंटरनल और एक्सटर्नल के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, तो ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सो यू कैन गो थ्रू दैट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। It is carried out by professionals. It involves interviews, tests and all that. Now steps in the selection process, ये भी बहुत important question है। 6 steps होते हैं, जैसे preliminary screening, right, उसके बाद में selection test, third interview, then references, fifth medical examination and sixth job offer। तो इस तरीके से ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके हर एक पॉइंट के लिए आपको 2-2, 3-3 सेंटेंसेस जरूर लिखने हैं, राइट। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ ट्रेनिंग। ओके, व्हाट इज़ ट्रेनिंग? इट इज़ एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय बाय डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, राइट। और ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म टू मॉडिफाई द स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय। सो ये हो गया ट्रेनिंग का डेफिनेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दैट ट्रेनिंग का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, उसके बाद में इसकी इम्पोर्टेंस है एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक इजी लैंग्वेज में डिफरेंसेस लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम्स में आता है। देन ट्रेनिंग करने लाइक यू नो टू प्रोवाइड ट्रेनिंग देर आर अगेन टू मेथड्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर एंड कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो जॉब मतलब यू नो व्हेन द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन द एम्प्लॉई इज डूइंग दैट जॉब, and off the job means the training is provided before placing the person in the job, right? So that is the things, and then let's move on to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स डायरेक्टिंग का और डायरेक्शन। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स। एंड इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट फ्लोज फ्रॉम ऑलवेज टॉप टू बॉटम, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? देन वी हैव इट्स इम्पॉर्टेंस, कि डायरेक्टिंग के इम्पॉर्टेंस क्या है। तो ये इसके भी 5 पॉइंट्स हैं। एंड प्रिंसिपल्स, आई डोंट थिंक प्रिंसिपल इतना इम्पॉर्टेंट है, यू जस्ट नो द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स सुपरविजन का। यहाँ पे सुपरविजन का मीनिंग आप देख सकते हो, इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइजर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन, राइट? व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन, you know, motivation is the process of stimulating the worker to work hard or to work in a desired manner, right? And इसके features में like you know motivation, it is an internal feeling of a human being. It promotes goal oriented behavior of the employees, and it is a complex process because different workers expect different things, right? सो नेक्स्ट पेज में हम लोग कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस और मैस्लोस। फ्रेंड्स नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नाउ अब्राहम मैस्लोस का सबसे पहले समझ लेते हैं कि उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, राइट? नाउ अ पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। सेकंड, नीड्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल। Then third, a satisfied need cannot motivate a person, and fourth, a person moves on to the next higher level only when the lower need is satisfied. ओके, मैस्लोस के जनरली 5 नीड्स इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं। पहला जो है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो वन ट्रायंगल बना के उसको आपको प्लेस करना है, ठीक है, पांचों की 5 नीड्स को। और ये नीड्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना भी है। जैसे बेसिक जो नीड्स होती है उसके अंदर फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स आ गया। सेफ्टी नीड्स में पेंशन, इंश्योरेंस, जॉब सिक्योरिटी, ये सब आ गई। बिलोंगिंग्स में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, ये सब आ गए। एस्टीम नीड्स में स्टेटस, टाइटल, रेस्पेक्ट, all these things will come. And self actualization need जो होता है, that is the last one, that is aim, goal of life। ये थोड़ा सा difficult होता है because जो hierarchy में जो top में जो 2 needs हैं they are quite difficult to achieve for a person। तो इस तरीके से आपको इसको describe करना है। very important one, Maslow's hierarchy of needs। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, व्यूज़ एंड फैक्ट्स बिटवीन 2 और more persons। क्लियर? एंड communication is also called as lifeline of a business organization। and let's see why communication is important। Generally it helps in coordination of the activities, it helps to take quick decisions, it helps to increase the efficiency of the manager, and it helps in cooperation and harmony, and it helps to motivate the people, employees। and generally types of communication की जब बात करते हैं, we have 2 types, formal and informal communication। formal communication जनरली ऑफिशियल स्टाफ्स या जो जो ऑफिस में जब हम लोग कोई कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन डिपार्टमेंट्स और बिटवीन सुपरवाइज़र एंड हिज एम्प्लॉई, तो दैट इज़ फॉर्मल।
and informal do not follow any such management principles and all that, like कोई भी friend circle में जो हम लोग communication करते हैं, that is informal. एंड देर आर डिफरेंट बैरियर्स होते हैं, इसके कुछ रुकावटें होती है कम्युनिकेशन में जो नहीं होनी चाहिए फॉर ए गुड कम्युनिकेशन. एंड इसके अंदर जैसे सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर. तो इस तरीके से 4 बैरियर्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग. एंड कंट्रोलिंग का डेफिनेशन क्विकली देख लेते हैं एक बार. सिंपल वर्ड्स में वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेविएशन between the actual performance and standard performance, right? To find the differences between the actual performance and standard performance. And iske importance, it helps to judge the accuracy of the standards which are set by the management, and it helps to motivate the employees to improve their performance. It helps to maintain discipline and order in the organization. And fourth, it helps to coordinate the activities of employees and departments. So like that, इसके काफ़ी importance हैं. And quickly let's see, there are 4 steps कि controlling कैसे करेंगे. There are 4 steps. First, to set standards, right? Then to measure the performance, actual performance जो employee ने perform किया है. Then analyze the deviation or differences between the standard and the actual. And lastly, to take corrective actions against the deviations, right? Okay children, इसके बाद बात कर लेते हैं like what are the techniques of controlling. इसके अंदर 2 टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. ट्रेडिशनल टेक्निक्स में पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं. देन वी हैव स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट देख के भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. देन बजटरी कंट्रोल है एंड ब्रेक इवन एनालिसिस. नाउ ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अलग से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में. एंड generally it is a technique used to study the relationship between the cost, volume and profits, right? And break even point is a point at which there is neither profit nor loss, right? It helps to estimate the profits at different levels, and it is determined by the intersection of total revenue and total cost curves, right? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट फिक्स्ड कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू गेट द ब्रेक इवन पॉइंट. एंड इसका ग्राफिकल एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो यू कैन गो थ्रू दैट बिकॉज यू कैन सी दैट इसमें टोटल कॉस्ट कर्व, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एंड नीचे का जो एक्स एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट सेल्स वॉल्यूम, एंड द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द कॉस्ट. एंड ये टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट जहाँ पे मीट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. क्लियर? एंड इसके बाद में कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं. यू कैन जस्ट रीड इट आउट, दैट्स ऑल. बट ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ है बिजनेस फाइनेंस. एंड लेट्स सी इसका क्या चीज़ है ये बिजनेस फाइनेंस जनरली, बिकॉज फाइनेंस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ the business organization. Without finance it cannot do any type of activity. And इसका पर्पस क्या होता है, जैसे टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, टू मेक डे टू डे एक्सपेंसेस, to bridge the gap between the production and sales, to meet the contingencies, uncertainties, and to find the business growth, right? To fund the business growth. तो इस तरीके से इसके मेन पर्पस हैं. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में अगर हम लोग बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस अवेलेबल: शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म जनरली 1 ईयर के अंदर होता है, एंड मीडियम जनरली फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर्स, एंड लॉन्ग टर्म अबव 5 ईयर्स. एंड इसको व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच वी कैन रेज शॉर्ट टर्म फाइनेंस. इसके अंदर ट्रेड क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट, फैक्टरिंग, कस्टमर एडवांसेस and installment credit. So these are the ways by which we can raise short term finance for more or less say roughly 1 year, right? Now let's quickly discuss what are the ways or sources of raising a long term finance, right? इसके अंदर सबसे important जो चीज़ है that is equity capital. Second, debentures. बेसिकली ये 2 चीज़ जो होती है जहाँ से कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस
रेज करती है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑन द स्क्रीन दैट इक्विटी शेयर्स को हम लोग दो टाइप के बेसिकली शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। एंड यहाँ पे दोनों के मैंने डेफिनेशंस और दोनों के मेरिट्स वो भी दिया हुआ है। एंड जनरली जो डिवेंचर होता है, डिवेंचर इज़ ए टाइप ऑफ अ लोन, ठीक है, गिवन टू ए कंपनी, जिसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देती है डिवेंचर होल्डर्स को। और इसके मेरिट्स देन उसके बाद में डिस्टिंक्शन है बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड देन एक और डिफरेंस है बिटवीन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट आप यू जस्ट रीड इट आउट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन देयर एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। ओके ओके फ्रेंड्स, सबसे ऊपर जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है दैट शेयर्स एंड डिवेंचर्स का डिफरेंस लिखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ शॉर्ट नोट ऑन SFI। SFI मीन्स स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम अप टू 25 ईयर्स। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर SFIs हैं उनके यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एग्ज़ाम्स में कभी कभी आपको पूछ लेते हैं, सो यू मस्ट लर्न ऑल दिस। देन कमर्शियल बैंक्स, राइट, हमारे लोकेलिटी में जो आसपास के जितने भी बैंक्स हैं दे आर ऑल कमर्शियल बैंक्स, तो वहाँ से भी कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज कर सकती है। एंड द अदर मेथड इज़ पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। एंड पब्लिक डिपॉजिट्स में जनरली द कंपनी कैन आस्क देयर शेयर होल्डर्स to keep aside their savings in the company. In return they will get interest on that. Okay friends, next step जो है the next source of raising long term finance is a retention of profit. Generally what is retention of profit? The part of profit which is not distributed among the shareholders but is retained एंड री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सो इसके लिए कंपनी को सेविंग्स करनी होती है एंड इसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस नहीं होता, कोई कॉस्ट नहीं होता, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। देन वी हैव लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग जनरली इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी can use the asset of the other party with the permission on the payment of a rent without actually purchasing the asset. So that is called lease financing. And foreign investment में the foreigners are invited to invest in the company. So that is also one of the major source of raising long term finance. And और एक mutual funds, ये आजकल बहुत पॉपुलर भी है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दिस। एंड इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंड एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट बाय ए स्पॉन्सर टू रेज फाइनेंस थ्रू वन और मोर स्कीम्स, ठीक है। तो इसके ऊपर रेगुलर मतलब अक्यूमुलेशन होता है, कैपिटल वेल्थ बनती है, ए वेरी गुड प्रैक्टिस। देन इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, राइट। Let's move on to the next page. Friends, next chapter है financial management and let's quickly see कि इसका मतलब क्या होता है। Generally financial management is a process of arranging and investing finance in various business activities. In other words, it is concerned with identifying the different sources of procuring finance and how to use them in the best possible way, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स मेनली इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स या इम्पोर्टेंस कुछ भी बोल दीजिए, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ टू ऑब्टेन फाइनेंस एट मिनिमम कॉस्ट, टू यूज़ द फाइनेंस टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ फाइनेंस एंड मिनिमाइज द रिस्क, टू कीप ए वॉच ओवर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स एंड टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल इन सच ए वे दैट बिजनेस रन स्मूथली। तो ये हो गया इसके ऑब्जेक्टिव्स। एंड इसके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस में इन्वेस्टमेंट डिसीशंस, फाइनेंसिंग डिसीशंस एंड डिविडेंड डिसीशंस। तो इस तरीके के तीन मेन इसके फंक्शंस हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीशंस में यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है वेयर टू इन्वेस्ट सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी
obtained. And financing decision में it refers to the quantity of finance to be raised from different sources, कहाँ से कितना finance raise करना है. And dividend decision में dividend generally it is the rate of return paid to the shareholders. And यहाँ पे company decide करती है how much dividend is to be paid out of the profit made. तो ये मेन 3 डिसीशंस हैं और फंक्शंस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, राइट. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज दैट? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द अमाउंट ऑफ डेट. इट इज़ अ मिक्स और कम्बिनेशन ऑफ ओनर एंड बोरोड फंड्स लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एट्सेट्रा. एंड ओनर्स फंड इज जनरली कॉल्ड एज इक्विटी एंड बोरोड फंड्स इज कॉल्ड एज डेट. तो क्विकली देख लेते हैं इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को. फर्स्ट, नेचर. जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं दे नीड मोर, उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा होता है. देन पर्पस, ठीक है. अगर द कंपनी का पर्पस है कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा. देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इट मीन्स रेजिंग फंड्स एट रीजनेबल रेट्स विद द हेल्प ऑफ शेयर्स कैपिटल, ठीक है. तो ये भी डिसाइड करनी है. देन कॉस्ट, राइट. कितना मतलब अगर कंपनी अगर रेज करती है फंड्स तो उसका कितना खर्चा लगता है, एक्सपेंसेस. एंड द पीरियड फॉर विच दैट फाइनेंस इज रेज्ड. तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है कंपनी को. एंड जनरली टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 टाइप के हैं. वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल, द अदर इज़ वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू बाय और परचेज फिक्स्ड एसेट्स like plant and machinery, land and building and all that. Or before deciding the fixed capital structure, the company looks into account some of the factors. Now what are those? Nature of business, right? Scale of unit, method of production, technology and growth prospect. तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड्स द कैपिटल स्ट्रक्चर? ओके. नाउ फिक्स्ड कैपिटल के बाद में वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जनरली द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डे टू डे वर्किंग और फंक्शन ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. और बिफोर डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल सम ऑफ द फैक्टर्स मोर और लेस ये एक ही है जो फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग जो कंसिडर कर रहे थे फैक्टर्स, वही यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का भी सेम, ऑलमोस्ट सेम, एक जैसा ही है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस. कॉलम में लिखा हुआ है, वेरी इजी वर्ड्स एंड यू कैन गो थ्रू दिस. ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर 11, फाइनेंशियल मार्केट. नाउ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इट इज़ ए प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. हियर सिक्योरिटीज मीन शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ओके, जिसको हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं. एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस? इट मोबिलाइजेज द सेविंग्स, मतलब सेविंग्स को यूज़ करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, राइट. और वहाँ से हम लोग वी कैन क्रिएट वेल्थ. देन प्राइस फिक्सिंग, शेयर्स और डिवेंचर्स के प्राइस फिक्सिंग के लिए हेल्प करता है फाइनेंशियल मार्केट. देन लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स में जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उनकी लिक्विडिटी, दैट मीन्स दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड, right, and it is economical. It can save the time effort of the buyers and sellers both, right. And let's move on to financial market का और एक पार्ट होता है, right. बहुत टाइप के होते हैं. मनी मार्केट की बात करते हैं. मनी मार्केट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ओके, टू रेज शॉर्ट टर्म फाइनेंस. एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ से कंपनी रेज कर सकती है फाइनेंस, राइट. तो पहला होता है ट्रेजरी बिल्स, राइट. एंड ट्रेजरी बिल्स जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ये इशू करती है फॉर ए शॉर्ट टर्म. एंड उसके बाद में कमर्शियल पेपर. नाउ दीज आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय लार्ज कंपनीज टू रेज फंड्स, और इसकी मैच्योरिटी 15 days to 1 year तक हो सकती है. Okay, so let's move on to some more instruments of money market.
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड उसके बाद में कमर्शियल बिल्स। तो इस तरीके से यू नो दीज आर फ्यू सोर्सेस और इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच ए कंपनी कैन रेज मनी। एंड लेट्स मूव ऑन टू कैपिटल मार्केट, बिकॉज यू नो फाइनेंशियल मार्केट को दो क्लास में हम लोगों ने डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट में अब ये भी हम लोगों ने किया अभी। एंड कैपिटल मार्केट यू नो generally it is a place where long term securities are bought and sold by the companies. Clear? And again it can be divided into two types, that is primary and secondary market। और वहाँ पे ये डिफरेंस एग्जाम्स में बहुत बार आता भी है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड उसके नीचे कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ये दोनों का भी मैंने डिफरेंस लिखा है, इजी वर्ड्स में है, यू कैन गो थ्रू दैट, राइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक एक्सचेंज का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिजनेस स्टडीज़ में। एंड स्टॉक एक्सचेंज इज ए प्लेस और इंस्टीट्यूशन वेयर सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड। इट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड हेल्प्स इन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन। इसके फंक्शंस, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, मतलब यू कैन बाय एंड सेल शेयर्स एट एनी टाइम यू लाइक। एंड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, राइट, शेयर्स एंड डिवेंचर्स की प्राइसिंग में हेल्प करता है कि कौन सा शेयर कितना प्राइस में बिकना चाहिए या फिर ख़रीदना चाहिए। देन सेफ्टी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, तो ये भी देखता है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो द सिटीजन्स, इन्वेस्टर्स। देन इट लीड्स टू सेफ स्पेकुलेशन, ठीक है, तो स्पेकुलेशन में भी हेल्प करता है। एंड इसके यू नो देर आर सम एडवांटेजेस, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस डिफरेंट एडवांटेजेस हैं टू द कंपनीज, टू द इन्वेस्टर्स, टू द सोसाइटी। तो ये मैंने 3 कैटेगरी में इसके एडवांटेजेस को क्लासीफाई किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन गो थ्रू दिस पॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जो इंडिया में यू नो इट्स वेरी पॉपुलर। एंड इसके मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक शॉर्ट नोट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए डालते है एग्जाम्स में। देन ऑक्टेट, ऑक्टेट ये भी यू नो द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये भी 1956 में 1956 के एक्ट के इसमें ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्ट इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। एंड इसके अगेन कुछ यू नो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड देन सेबी, ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, टू एंश्योर दैट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर अप्लाइड बाय द स्टॉक ब्रोकर्स, एंड लास्टली टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवलप ए कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल शेयर मार्केट। ओके, देन तो ये सेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। नाउ सेबी के फंक्शंस, जनरली 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव। रेगुलेटरी में जो रेगुलेशंस हैं, मतलब जो यू नो रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, देन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड का, इन सब का रजिस्ट्रेशन, स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स, इन सब को रेगुलेट करना, तो ये सारी चीज़ें रेगुलेटरी में आ गई। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग ऑफ ब्रोकर्स एंड अदर जो इंटरमीडियरीज हैं, एंड टू कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिश यूजफुल इंफॉर्मेशंस टू द इन्वेस्टर्स, एंड टू टेक मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट। एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन में प्रोटेक्ट करता है, मतलब इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई चीटिंग, फ्रॉड नहीं हो, राइट। एंड लास्टली एनएससी और ऑक्टेट, इसका एक डिफरेंस लिखा है, ये भी एग्जाम में आता है काफ़ी टाइम, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। चिल्ड्रन, ये चैप्टर 12 है, मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस विच हेल्प्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म्ड बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड आफ्टर द सेल। Marketing starts before production and continues even after the sale of goods and services. So it has a very wide scope. And इसके फीचर्स में जनरली यू नो कंज्यूमर नीड्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, तो ये 3 मेन फीचर्स होते हैं
कंज्यूमर के नीड्स को पहचानना, मार्केटिंग, प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना एंड कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखना. Then we have marketing management. Now it refers to the functions of planning, organizing, directing and controlling, which helps in the movement of goods and services from producers to consumers. Right? जहाँ पे मार्केटिंग है वहाँ पे प्लानिंग, फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आई जाएगी. एंड लास्टली इस पेज में मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा हर साल एग्जाम्स में आता है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. राइट? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. ये भी एग्ज़ाम में हर साल आता ही आता है. एंड यहाँ पे मैंने 11 फंक्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. सेकंड, मार्केटिंग प्लानिंग. देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. Pricing of the product. Promotion, advertisements, all these things. Then selecting the proper channel of distribution, selecting the proper way of transportation and selecting a warehouse facility. तो ये सारे functions हैं marketing के, which are very very important. Next important chapter, marketing mix. And what is marketing mix? It is a set of tools that a firm uses to achieve the objectives of the organization. These tools are popularly known as 4Ps, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ठीक है, तो ये चार का कम्बिनेशन मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है बिजनेस स्टडीज़ में. एंड इसके मेन एलिमेंट्स भी यही हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स. ठीक है, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सेस. इनको आपको डिस्क्राइब करना है. एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं. वन इज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड द अदर इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. कंज्यूमर प्रोडक्ट अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. और इंडस्ट्रियल गुड्स जनरली दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. तो ये सब हैं और इन सब के शॉर्ट डेफिनेशंस आते हैं एग्जांपल्स के साथ. ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, जैसे कन्वीनियंस है, शॉपिंग है, स्पेशलिटी है, तो इनके एग्जांपल्स के साथ में मैंने इन सब के डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो दैट आप इजीली लर्न कर सकते हो एंड एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हो. फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांडिंग. नाम सुना होगा. जनरली देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट. नाउ ब्रांडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट. It makes the product different from others and creates a brand image in the consumer's mind. For example, Raymond, Colgate, Levi's, like that. And इसके advantages क्या हैं? It helps to distinguish the product from other products. It helps the consumer to identify a particular product. It helps to create a brand image in the minds of the customers. So like that. तो ये बहुत ही important है. And इसके characteristics, it should be short and simple. It should suggest the quality of the product. It should be different and unique, and it should be easy to use in packaging and labeling. तो like that. इसके बाद में आती है पैकेजिंग. पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए. It is a process of designing the container or wrapper of a product. It makes the product attractive and protects it from damages. Then इसके importance. Then comes labeling. Labeling is a process of putting a small label indicating the price, weight, size and instructions to use the given product. Okay. Then again इसकी भी importance है. And branding, packaging, labeling और इसके बाद में pricing, ये सारी marketing mix के important functions हैं. ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ प्राइसिंग? प्राइसिंग इज़ द पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ प्राइस. इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड प्राइसिंग. एंड इसके कुछ फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द प्राइसिंग. ये एग्जाम्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कंपटीशन हो गया, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हो गया, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उन सब के को लेके हम लोग प्राइस फिक्स करते हैं. एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चैनल, इट रिफर्स टू द पाथ थ्रू विच गुड्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स. देयर आर डिफरेंट चैनल्स, जैसे मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, देन मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर,
टू कंज्यूमर, सो लाइक दैट। तो बेसिकली 4 टाइप के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एंड ये चारों को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। Okay friends, let's start with the next chapter, advertising and salesmanship. Let's quickly find out ki what is advertising. It is an act of creating demand for the product or service. It is a marketing function to create demand for a product through non-personal message. In other words, advertising is communicated through different media such as newspaper, television, magazines, radio and all that, and it is impersonal and एक्सपेंसिव एंड इसके मेरिट्स की बात करते हैं। इट क्रिएट्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ये तो सब लोग जानते हैं। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द बायर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इट कैन अपील टू ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ वाइड एरिया, राइट। एंड नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स गुडविल एंड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजिंग, इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो ये इसकी मेरिट्स हो गई। डिमेरिट्स में इट इज़ एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, इट कन्फ्यूजेज द बायर एंड इवन इट परसुएट्स द बायर टू बाय अननेसेसरी गुड्स, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं। समटाइम्स एडवर्टाइजिंग इज़ वल्गर विच शुड नॉट बी वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नाउ पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप, ये क्या होती है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ परसुएडिंग पीपल टू बाय द प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद द बायर एंड कन्विंसेस देम टू बाय द प्रोडक्ट। सो इट इज़ ए पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, जैसे इट हेल्प्स टू प्रमोट द सेल्स बाय परसुएडिंग द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल बिकॉज द सेल्समैन कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द customers. It helps to develop the relationship with the customers and it also helps to introduce new product in the market, तो like that. And इसकी importance भी है, like importance to customers, importance to sellers, इस तरीके से 2 classes में है। तो ये this also you can go through them. And the next one is the qualities of a good salesman। ठीक है, अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, मेंटल क्वालिटीज़, ही शुड बी इंटेलिजेंट, इमेजिनेटिव, फोरसाइट होना चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए, वेल मैनर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही शुड हैव ऑल द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड द कंपनी इन विच ही इज़ वर्किंग। ही शुड हैव ए वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड लास्टली ही शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सब क्वालिटीज़ आप मेंशन कर सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सेल्स पर्सन। ओके फ्रेंड्स, इस पेज में सेल्स प्रमोशन के बारे में है एंड सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग काफ़ी क्लोज रिलेशन है दोनों का। इट रिफर्स टू ए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव डिज़ाइन टू एनकरेज द बायर्स टू बाय द प्रोडक्ट इमीडिएटली एंड द मेन पर्पस इज़ टू बूस्ट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। एंड सेल्स प्रमोशन के बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, लाइक रिबेट्स, डिस्काउंट्स, रिफंड्स, फ्री गिफ्ट देना, लकी ड्रॉ करवाना। सो इससे क्या है कि इमीडिएटली सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्शन दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग का। तो ये भी एग्ज़ाम्स में बहुत बार एग्ज़ाम्स में आया हुआ है और आ भी सकता है, राइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो दैट इंटरनल ट्रेड जनरली ये किस चीज़ क्या होती है? द ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री of a country is known as internal trade, and again it can be classified into 2 classes, wholesale trade, retail trade। फिर again wholesale trade का definition है functions of wholesalers, that is given, बहुत important है, and retail trade फिर उसका definition and functions of retailers। then उसके बाद में जो है different types of retailers, जनरली कुछ शॉर्ट टर्म ये मतलब छोटे रिटेलर्स हैं जिनको बोलते हैं आइटिनरेंट एंड फिक्स शॉप रिटेलिंग, ये सब स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं। एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स नेक्स्ट पेज में हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सारे लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, मल्टीपल शॉप्स, सुपरमार्केट, मेल ऑर्डर हाउसेस, ये सब हैं। तो 1 by 1 मैंने इन सब को डिस्क्राइब किया हुआ है, इन सब के डेफिनेशंस और इन सभी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स।
ठीक है। और इसमें से कोई भी आ सकता है एग्ज़ाम्स में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए या मेरिट्स या डिमेरिट्स लिखने के लिए, तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में है दैट एक्सटर्नल ट्रेड जनरली it takes place between two or more countries, and it can be divided into import trade, export trade and entrepot trade. import export के बारे में हम लोग जानते हैं, entrepot में थोड़ा सा डिफरेंट है. जनरली इट refers to importing of goods from one country in order to export it to the other country. तो इस तरीके से होता है entrepot trade. एंड इसके इम्पोर्टेंस फॉरेन ट्रेड के या एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड के वो दिए हुए हैं. एंड देर आर सम डिफ़िकल्टीज which are faced during external trade, and that is also written in a very simple language. You can go through these points. फ्रेंड्स, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे प्रोसीड्योर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड प्रोसीड्योर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, ये दोनों दिए हुए हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और इंपोर्ट कैसे करेंगे. तो जैसे एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर है रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस, सेकंड रिसीट ऑफ इंडेंट और ऑर्डर, देन क्रेडिट इंक्वायरी, देन ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, देन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, देन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स. तो इस तरीके से 13 पॉइंट्स हैं. एंड वैसे ही इंपोर्ट ट्रेड में भी मोर और लेस वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स कम हैं. जैसे ट्रेड इंक्वायरी, obtaining import license, obtaining foreign exchange, placing the order, like that. तो ये सारे पॉइंट्स को आप एक एक दो दो लाइन करके आप लिख सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो. एंड जनरली पूरा प्रोसेस तो लिखने आएगा नहीं, उसमें से 4-5 पॉइंट आपको हो सकता है डिफ़ाइन करने के लिए दे. फ्रेंड्स, इस पेज से एक्चुअली काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए आते हैं. एंड ये पेज में जैसे ऊपर आप देख पा रहे हैं दैट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड. इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट LOC, बिल ऑफ लैडिंग, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल, मेड्स रिसीट, डॉक वारंट. तो इन सब के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए एवरी ईयर डालते ही डालता है. तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से समझना है. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम विद दैट. एंड उसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड जनरली इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, टू इम्प्रूव इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शंस. एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. एंड व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं. इट इज़ अ सेट ऑफ लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. These laws are designed to prevent businesses that engage in fraud and unfair trade practices. The main aim is to help consumers to make better choices in the marketplace and keep off from exploitation. Okay, so this is consumer protection. And इसकी importance क्या है? It helps the consumers to know their rights and duties. It protects the interest of the consumers. It protects the consumer from exploitation and unfair trade practices. And it also helps to settle the disputes of the consumers. तो इस तरीके से ये बहुत ही important है. And after that I have written a few acts passed by the government of India to protect the consumers. जैसे the Consumers Protection Act, the Contract Act, the Sale of Goods Act, the Essential Commodities Act. तो like that. तो ये just act, कोई भी 3-4 एक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है. अगर एग्ज़ाम में आती है तो यू कैन राइट इट डाउन, राइट. ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है. राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर, ठीक है. 6 राइट्स हैं. राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. और इनके बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइन ज़रूर लिख लेनी है. एंड देर आर सम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स, जैसे लाइक quality conscious and inspection of goods. Then details about the product. Then the consumer should not mislead
by the advertisements. Then it should always complain in the court of law if feel exploited. Then awareness about the rights, the different rights of the consumers. तो ये सारी ड्यूटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंज्यूमर्स की. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकता है. फ्रेंड्स, इसके अंदर इस पेज में आप ऊपर देख पा रहे हो दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में दिया हुआ है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट इन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स राइट्स. एंड इसके फीचर्स, देन हु कैन फाइल ए कंप्लेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एनी कंज्यूमर एंड और एनी एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर. तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट हैं. एंड देर आर सम लॉज, आई मीन कोर्ट्स, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है. जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, स्टेट लेवल में है, नेशनल लेवल में है. तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. नाउ कोई भी कंज्यूमर अगर अमाउंट अगर छोटा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कर सकता है, नियरली 20 lakhs के अंदर. एंड अगर उसके ऊपर है बट विद इन 1 crore तो स्टेट कमीशन में कर सकता है. एंड अगेन लाइक 1 crore के अगर ऊपर अगर कंप्लेन है तो यू कैन अपील इन द नेशनल कमीशन. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. एंड देर आर डिफरेंट NGOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल्सो कीप ऑन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर राइट्स. तो उनके रोल को भी इग्नोर नहीं करना है. ये भी एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार आता है. ओके Okay friends, that's all in this video, and as you can see on your screen, all these important questions are there. ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आते हैं, वेदर यू आर इन क्लास 12 और BCom और MCom, CA, MBA, कहीं पर भी हो, you will get these questions, you cannot escape them. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस हैं. कुछ एक मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ. सो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बुक से मिल जाएंगे. एंड do give your feedback, suggestions.